Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. So, this first article basically is important जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप की और अभी जो ऑन गोइंग सूडान की वॉर चल रही है उससे रिलेटेड भी ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक तो ऑपरेशन कावेरी के बारे में और दूसरा हम इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे हक्की पक्की ट्राइब के बारे में। अब देखिए हुआ क्या है, जो ऑन गोइंग वॉर चल रही थी सूडान में, इंडिया ने वहाँ पर अपना एक ऑपरेशन कंडक्ट करवाया इवैक्यूएशन के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो सिविलियंस थे, लगभग 3000 से ज़्यादा सिविलियंस यहाँ पर फंसे हुए थे। रिजल्टेड इनटू व्हाट? इंडिया को ऑपरेशन कावेरी यहाँ पर कंडक्ट कराना पड़ा। अब इसमें भी मेजरली जब हम बात करते हैं तो ये जो ऑपरेशन था इसमें इन्वॉल्व थी आपकी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और जितना भी कोऑर्डिनेशन करना था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, चाहे वहाँ का जो मिलिट्री साइड हो, चाहे वहाँ का जो आर्म फोर्सेस साइड हो, सभी से इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन किए और उनको वापस लेकर आए। सो दिस इज़ नॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरीके कोई इवैक्यूएशन किए हुए हैं। इसके पहले भी हमें बहुत सारी सिचुएशन पता है जहाँ पर सेम कंडीशन इंडिया ने की थी, जिसे अभी हम आराम से डिस्कस करेंगे। अब देखिए हुआ क्या, जब इस तरीके की सिचुएशन हुई तो इंडिया ने क्या करा, अपने यहाँ की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसको हम बोल रहे हैं हक्की पक्की ट्राइब, जो कि कर्नाटका से संबंधित है। पहली चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये काफ़ी न्यूज़ में आ चुकी है ये ट्राइब बिकॉज ऑफ द सूडान क्राइसिस, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जब हम कन्नड़ शब्द में इसका मतलब समझते हैं तो हक्की पक्की का मतलब होता है बर्ड कैचर्स, ठीक है। वो लोग जो क्या करते हैं, बर्ड्स को पकड़ते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता है 1972 का एक टाइम फ्रेम हमारे पास आया, 1970s का एक वो टाइम आएगा जब इंडिया क्या कर देगा, इस पूरी कंडीशन को इसको प्रोहिबिट कर देगा, ठीक है। और इंडिया लेकर आ जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और इसी के साथ ही क्या हुआ, 1972 के एक्ट ने एक कंडीशन क्रिएट कर दी जिसकी वजह से आप देखेंगे तो जितने भी, चाहे आप टाइगर्स की बात कर लें, बर्ड्स की बात कर लें, इन सब के ऊपर, इनके हंटिंग के ऊपर बैन लगा दिया गया। रिजल्टेड इनटू व्हाट? ये जो कम्युनिटी जो पूरी तरीके से बर्ड कैचिंग के ऊपर निर्भर करती थी, अब इनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचेगा अदर देन कि ये क्या करेंगे, हर्बल मेडिसिन यहाँ पर बनाने लगेंगे, क्योंकि इसमें इनकी महारत हासिल थी। रिजल्टेड इनटू व्हाट कि ये हर्बल मेडिसिन को अलग अलग शहरों, अलग अलग सिटीज़ में जाके सोल्ड आउट करने लगेंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, जब आप अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो आप देखेंगे इंडियन मेडिसिन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंसी में एक्सेप्ट की जाती हैं। चाहे आप आयुष मंत्रालय की बात कर लें, चाहे इंडियन गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की बात कर लें। रिजल्टेड इनटू व्हाट, जो हमारे यहाँ की हक्की पिक्की ट्राइब थी ये भी कहाँ चले गए, सूडान में चले गए और बाकी अफ्रीकन जगह पर भी ये ट्रैवल करते हैं सो दैट दे कैन गो एंड दे कैन सेल देयर मेडिसिन्स। अब कभी भी कोई कम्युनिटी जिसको एवैक्यूएट किया जाता है तो वहाँ गवर्नमेंट के सामने सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आता कि भाई हमें सिर्फ एवैक्यूएट करके लाना है। इसको समझिए बहुत अच्छे से, गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा इशू ये आ जाता है कि वाई इस कम्युनिटी ने तो सबसे पहले ये यहाँ से भारत छोड़ के बाहर गई क्यों। अब यूजुअली हमें पता है लोग जॉब्स के लिए जाते हैं, ठीक है, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए जाते हैं, ठीक है, एक बेटर लाइफस्टाइल देखने के लिए जाते हैं। रिजल्टेड इनटू व्हाट, या कई बार माइग्रेशन जैसी सिचुएशन में बाहर के लोग भारत में आते हैं, बट इट इज़ वेरी रेयर कि इंडिया से कोई माइग्रेट करके जाए बिकॉज ऑफ द इंटरनल टेंशन। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि जो हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब है जिन्हें हमें प्रोटेक्शन देना था, वहीं हमने 1972 के एक्ट को लाकर कहीं ना कहीं इनको डिस्प्लेस कर दिया है इनकी ही स्थान से जहाँ पर ये रहते हैं। सो दिस इज़ नॉट दी ओनली कंसर्न जो गवर्नमेंट को यहाँ पर रहता है, बट बाकी सारी चीज़ें जैसे रेमिटांस भी हम देख लेते हैं, बाहर जाती हैं कम्युनिटीज़, वो रेमिटांस भेजती हैं अपने देश में, पैसा जो भेजती हैं अपने रिलेटिव्स को वो रेमिटांस कहा जाता है, राइट। सो दिस इज़ समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड। अब पहले एक चीज़ समझ लेते हैं भाई, सूडान की सिचुएशन समझ लेते हैं, फिर आर्टिकल में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं एक बहुत रफ सा मैप यहाँ ड्रॉप कर रही हूँ।
यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा सूडान, यहाँ आप देखेंगे इट इज़ द इजिप्ट, ठीक है। इधर आपको देखने मिलेगा लीबिया। हेयर यू विल सी द चार्ट, और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है चार्ट बेसिन की वजह से। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। हेयर यू विल सी द साउथ सूडान, जो कि 2011 में ही सूडान से हटके क्या हुआ है, एक न्यूएस्ट कंट्री यहाँ पर बना है। यहाँ आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जिसमें आपको इथियोपिया देखने मिल जाएगा, यहाँ एरिट्रिया देखने मिल जाएगा। हेयर यू विल सी यहाँ पर आपकी रेड सी होती हुई आ रही है। सो दिस इज समथिंग अबाउट दिस। आपको सूडान की लोकेशन पता होना चाहिए। खार्तूम, जो कि इनका कैपिटल है, ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, जब ये पूरे क्राइसिस सूडान में हो रहे थे, इंडिया के रिलेशन, चाहे आप इथियोपिया के साथ बात करें, लीबिया के साथ बात करें, सबके साथ बहुत अच्छे से मेंटेन है। अब जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ तो इंडिया ने विदाउट डिले, आप देखेंगे 72 घंटों के अंदर इंडिया ने यहाँ पर रेस्क्यू मिशन चला दिया था। अब इंडिया के लिए एक बेनिफिट क्या हुआ, विच इज़ द INS सुमेधा, ठीक है। INS सुमेधा एक ऑलरेडी इट वॉज देयर, वाई, बिकॉज आपको याद होगा INS सुमेधा यहाँ पर इजिप्ट में ऑलरेडी थी, ठीक है। सो INS सुमेधा यहाँ से पहुँची कहाँ पर, आपके सूडान पोर्ट पर, जहाँ पर जिसको एक इवैक्यूएट स्ट्रैंडेड बनाया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। देन इसके ऊपर आपके इंडियन एयरफोर्स की IAF C-130J, ठीक है, एयरक्राफ्ट यहाँ से इसको ऑपरेट करे, ठीक है। पोर्ट सईद, इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, जस्ट इमेजिन दिस इज़ द इजिप्ट, ओके, एंड दिस इज़ द सुएज कैनाल, ये आपके सामने सुएज कैनाल है, यहाँ पर पोर्ट ऑफ सूडान है। सो व्हाट हैपेंड, यहाँ पर जो हमारी, यहीं पर आप गाज़ा स्ट्रिप भी देखेंगे। सो व्हाट हैपेंड, यहाँ से हमारी शिप्स ने, INS सुमेधा ने ट्रैवल करना चालू किया। पोर्ट सूडान तक हम लेकर आए, जेदा एयरपोर्ट तक पहुँचे, और जेदा एयरपोर्ट से जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पर फंसे हुए थे, उन्हें इवैक्यूएट कराया गया। तो आपको दूसरी चीज़ याद रखनी है, INS सुमेधा, जो कि ऑपरेशन कावेरी में जिसने सबसे बड़ा रोल यहाँ पर प्ले किया है। चलिए, तो दिस इज़ नॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि इंडिया ने ऐसा कुछ किया है। देखिए, अभी इंडिया से श्रीलंका ने भी मदद मांगी है कि हमारे यहाँ के लोग भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, आप उनको निकालने में मदद करिए। तो देखिए, इंडिया ने इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हुई हैं जहाँ पर इनकी मदद करी है, आपको पता होना चाहिए। जैसे 1990 की हम बात करें तो ऑपरेशन ये कुवैत में एयरलिफ्ट किया गया था, जहाँ पे कुवैत को इन्वेड किया गया था इराक के द्वारा। ऐसे ही ऑपरेशन सुकून, आपको पता है जब लेबनान में कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग जो लीबिया में कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, ऑपरेशन मैत्री नेपाल अर्थक्वेक के टाइम इंडिया ने इसको कंडक्ट करवाया था, ऑपरेशन गंगा आप याद रखेंगे इसी तरीके से। अभी रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम इसे कंडक्ट करवाया गया था। वंदे भारत, यू नो ऑलरेडी कि वंदे भारत, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये दोनों कंडक्ट करवाए गए थे कोविड-19 पैंडमिक के लिए। अलॉन्ग विद दैट ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है, आई थिंक आई हैव फॉरगेट टू राइट इट हेयर, आप इसको लिख लेंगे, ऑपरेशन देवी शक्ति, एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन देवी शक्ति हुआ था अफगानिस्तान में 2021, है ना, जब यहाँ पे तख्ता पलट हो रहा था, उस समय इंडिया ने इसको कंडक्ट करवाया था। ऑल राइट, सो दीज आर सम ऑफ द मेजर इवैक्यूएशन प्रोग्राम जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने कंडक्ट करवाया है और जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं देखिए, हमारे लॉजिस्टिक, हमारी डिप्लोमेसी और हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी दिखाता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग, पावरफुल इंडियन लॉजिस्टिक, इंडियन डिप्लोमेसी एंड इंडियन मिलिट्री स्ट्रेंथ इज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। बात की जा रही है सोशल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स के लिए। तो इस आर्टिकल को समझने के पहले हमें जानना होगा कि आखिर गिग वर्कर्स होते क्या हैं। देखिए, गिग वर्कर्स या गिग इकोनॉमी से समझते हैं एक ऐसा फ्री मार्केट सिस्टम जहां पर आप देखेंगे टेम्परेरी पोजीशंस
बहुत ही कॉमन होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे लोगों से इंडिविजुअल बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और किसी भी जो वर्कर यहाँ पर होता है, जो काम करता है, उसे शॉर्ट टर्म के लिए एंगेज कर लिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं गिग इकोनॉमी। वहीं हम गिग वर्कर की बात करें तो हमारा जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, जिसमें अमेंडमेंट किया गया है 2020 में, ये डिफाइन करता है गिग वर्कर एक ऐसा व्यक्ति होता है who performs work on participate in work arrangement and earns from such activities outside the traditional employer employee relationship like the freelancers आप देखेंगे, ठीक है, या इंडिपेंडेंट जो कंटेंट राइटर्स हो जाते हैं, फ्रीलांसर्स हो जाते हैं, या इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं स्विगी या जोमेटो भी आपको गिग वर्कर्स के रूप में यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये एक तरीके की अम्ब्रेला टर्म है उन सारे वर्कर्स के लिए जो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम प्रोफेशन यहाँ पर करते हैं। सो अगर हम 2019 की एक रिपोर्ट को यहाँ पर ध्यान रख के चले तो इंडिया 5th लार्जेस्ट ऐसी कंट्री है ग्लोबली जहाँ पर गिग वर्कर्स 19% से भी ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम गिग वर्कर्स की अगर बात करें तो इन्हें ब्रॉडली हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक तो हो जाते हैं प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स और दूसरे हो जाते हैं नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स। देखिए, प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स को सेक्शन 2 क्लॉज 55 ऑफ कोड द सोशल सिक्योरिटी कोड डिफाइंस अ फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल यूज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म market out to access their organization or individual to solve a specific kind of a problem or to provide a specific service in exchange of the payment. So as I have already told you, जहाँ पे ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल किया जा रहा है सर्विसेज लेने और देने में, ठीक है, नॉट द रेगुलर ट्रेडिशन जहाँ आपको ऑफिस जाना है, जहाँ आप रेगुलर काम कर रहे हैं। सो दीज वर्कर्स आर दोज वर्कर्स जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। जैसे आप जोमेटो की बात कर लीजिए, स्विगी की बात कर लीजिए, ओला की बात कर लीजिए, ऊबर की बात कर लीजिए, ऐसी कोई भी सर्विसेज जो आप घर बैठे अपने ले रहे हैं, ये सारी गिग वर्कर्स में आ जाती हैं। जैसे अर्बन क्लैप, आप इसमें एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स की बात करते हैं हम, तो देखिए, जो कन्वेंशनल सेक्टर में जो पार्ट टाइम या फुल टाइम के रूप में जो काम करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। अब बात करी जाए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की, तो देखिए, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के पहले कंडीशन क्या थी, गिग वर्कर्स को यहाँ पर वर्कर कौन होगा, एम्प्लॉय कौन होगा, ये चीज़ क्लियरली डिफाइन नहीं थी, ठीक है, कवरेज क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते थे वो इन्हें नहीं मिल पाते थे। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे वर्कर अपने राइट से दूर रह जाते थे। सो फाइनली द सोशल सिक्योरिटी जो नया बिल यहाँ पर आया है 2020, आप उसमें देखेंगे इसने क्लियरली डिफाइन किया है, ठीक है, कि जो सोशल सिक्योरिटी ने क्या बताया है, इट अलाउज अ प्लेटफॉर्म वर्कर टू बी डिफाइंड बाय देयर वल्नरेबिलिटी, नॉट देयर लेबर नॉर द वल्नरेबिलिटीज ऑफ द प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। इसीलिए देखिए, पहले किसी भी आर्टिकल को पढ़ने के पहले हमें बेसिक टर्म्स पता होना ज़रूरी है। अब स्विगी वर्कर्स की यहाँ पर बात कर ली जाए तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि जब कोविड-19 जैसे बड़े बड़े पैंडेमिक आए, तब हमारे पास स्विगी वर्कर्स हो गए या आप जोमेटो की बात कर लीजिए, इन्होंने बहुत ब्रॉड लेवल पर काम करा है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो ऑल इंडिया गिग वर्कर यूनियन है, दे हैव प्रोटेस्टेड कि भाई क्या हो रहा है, जो बेस पेमेंट है वो स्विगी ने क्या कर दिया था, 35 से लेके 10 रुपीज़ पर डिलीवरी कर दिया। नाउ देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस, हु इज़ गोना चेक एंड बैलेंस कि स्विगी यहाँ पर क्या काम कर रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे फूड डिलीवरी सिस्टम में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हमें देखने के लिए मिल गया। अब क्योंकि हमारे यहाँ लेबर डिफाइंड नहीं था, गिग वर्कर्स क्लियरली डिफाइंड नहीं थे, तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय वर्ड है या जो 2020 ने इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो जो नया लेबर कोड यहाँ पर पास किया पार्लियामेंट ने, उन्होंने एक्नॉलेज किया प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स को एक नई ऑक्यूपेशन कैटेगरी में, जिसकी वजह से आप देखेंगे इंडिया की एक बहुत बड़ी इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, या जो
बच्चे हैं जो पार्ट टाइम फॉर्म में काम कर रहे हैं, यंग वर्कर्स हैं, वो इसका बहुत बड़ा पार्ट है। और इसीलिए इसे न्यू काइंड ऑफ वर्क या इसको डिजिटल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट इंडियन गवर्नमेंट ने मान लिया है। अब देखिए हुआ क्या है, जो नए चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से जो कोड ऑफ ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है वो डिफ़ाइन कर रहा है वर्कर्स की अब एलिजिबल है वो बहुत सारे बेनिफिट, जैसे पहले इनको मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए लाइफ डिसेबिलिटी कवर, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट्स, ये जो भी इस तरीके की कंडीशन उन सब के लिए। हालांकि इस एलिजिबिलिटी का मतलब कहीं से कहीं तक ये नहीं है दैट बेनिफिट्स आर गारंटी। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, ये कोई सिक्योर बेनिफिट नहीं है, विच मीन्स दैट फ्रॉम टाइम टू टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फॉर्मुलेट द वेलफेयर स्कीम दैट कवर दीज आस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एंड द वर्क सिक्योरिटी बट दे आर नॉट गारंटेड। ओके, अब देखिए यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी होंगी। अब देखिए जो नया कोड आया है इसने क्या बोला, इसने कवरेज को वाइडन कर दिया और इंक्लूड कर लिया, जैसा मैंने आपको बताया अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, टर्म फिक्स कर दिया एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि अभी तक फिक्स नहीं होती थी, गिग वर्कर्स को यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, इन सबको यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया। एक नेशनल डेटाबेस और रजिस्ट्रेशन की बात की गई जिसकी वजह से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर नेटवर्क है उसमें जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको रजिस्टर किया जा सकेगा ऑनलाइन पोर्टल पर और रिकॉग्नाइज किया जा सकेगा सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पर। वहीं जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली ताकि हमारा जो डिजिटल इंडिया है उसका कॉन्सेप्ट हमें देखने मिल जाए। सोशल सिक्योरिटी फंड्स को यहाँ पर लाया गया कि ऐसे फंड्स बनाए जाएंगे जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में दिए जाएंगे। एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन क्रिएट कर दी, चाहे वेजेस की बात कर लें या वर्कर्स की बात कर लें, उनके लिए सैलरीज़ को यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया गया कि भाई एटलीस्ट दिस शुड बी द मिनिमम पे अमाउंट। एक कंसल्टेटिव अप्रोच रखी, फैसिलिटेट किया कि जो इनको एडवाइस अगर किसी एम्प्लॉय को चाहिए है, ठीक है, और किसी को अगर किसी करियर सेंटर्स इस्टेब्लिश करने हैं उसके बारे में जानकारी, और साथ ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत सारी चीज़ें बोल दी गई, अलॉन्ग विद दिस दंड के प्रावधान भी रखे गए हैं कि इन केस any failure to deposit employees contribution not only attract a penalty of rupees 1 lakh but also imprisonment of 1 to 3 years। in case of repeated offense जो penalties है और जो persecution है वो बहुत ही ज़्यादा severe हो सकता है। so this is something about the social security code, gig workers and gig economy। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि बात कर रहा है अंडरस्टैंडिंग द टेम्परेचर एबनॉर्मैलिटीज़। ठीक है, चलिए समझते हैं आर्टिकल में है क्या। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, मार्च 2023 को डिफाइन किया गया है एज द सेकेंड वार्मेस्ट मार्च ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, सेकेंड वार्मेस्ट। सो इसका एक्चुअली मतलब क्या है, क्या हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो लोकल वेदर है या ह्यूमन साइकी है उस पर इसका किसी तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है, क्या वेदर फिनोमिना में कोई चेंज आया है, क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस तरीके की सिचुएशन देखने मिल रही है और इज़ इट नॉर्मल। सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ओके ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें आ रही हैं, सारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम इसको अडेप्ट कर लेते हैं और ये adaptability is not good। why this adaptability is not good? Because rather than thinking about this why there is a rise in the temperature, is it normal or is it not normal, but we people जो हम आम जनता है हम इसके लिए नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ठीक है, डे टू डे लाइफ में जब हम बार बार इस तरीके की हीट वेव्स या इनसे इनकाउंटर होते हैं तो हम इसको अडेप्ट कर लेते हैं, हम नॉर्मलाइज हो जाते हैं रादर देन थिंकिंग अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। सो जो रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं बाय द United States National Oceanic and Atmospheric Administration, this serves as an excellent resource to be contextualize the individual month ranking by the temperature anomalies। ठीक है, अब इसके लिए हमें दो कंडीशन समझनी होंगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। वेदर और क्लाइमेट की हमें सिचुएशन समझनी है तो ऐसा समझिए ये एक शॉर्ट टर्म स्टेट है। ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है जो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा।
वहीं अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो ये एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना हो जाता है ना। लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ द वेदर वी कैन से रादर, कि लॉन्ग टर्म जो पैटर्न है वेदर का जैसा रहेगा वैसे, जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमने बोल दिया है ना, इस तरीके से। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस फर्स्ट थिंग। सो वी कैन वाई आई एम डिफाइनिंग दिस टर्म, क्योंकि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए जो हम बेसिक एक एवरेज यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, जो मार्च मंथ के गर्म होने की बात करी जा रही है, वो आज से बहुत साल पहले 2016 में इस तरीके की कंडीशन देखी गई थी जब एल नीनो की कंडीशन भी थी। ठीक है, इसी की वजह से एक ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन भी हमें देखने के लिए मिली थी। अब एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर हम मार्च की बात कर रहे हैं तो हम, ऐसा नहीं है कि हम इस मार्च से लास्ट मार्च की बात कर रहे हैं, हम एक एवरेज मार्च की यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरीके से ये जो पैटर्न है ये चेंज हो रहा है। सो क्या हर जगह पे हम ये बोल सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग? नहीं, नॉट अलोन द ग्लोबल वार्मिंग, बट देयर आर सम नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटीज ऑल्सो लाइक एल नीनो, जो कि एक टेम्परेरी स्पाइक कर देती हैं किसी भी जगह के टेम्परेचर में। ठीक है, बट अ पर्टिकुलर ईयर्स मार्च में बी कूलर ड्यू टू सम अदर क्लाइमेट फैक्टर्स, जैसे लानीना अगर कंडीशन आ जाती है तो आप देखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग, एल नीनो की वजह से अगर आप देखेंगे तो जो टेम्परेचर है, जो सी का टेम्परेचर है, वो यहाँ पर गर्म होता हुआ हमें नज़र आता है। ठीक है, क्यों? जो वार्मर वाटर है ये स्प्रेड होता है एक जगह से दूसरी जगह में, और आप देखेंगे इन अ बैंड फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट ओवर द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो ये इस पूरे क्षेत्र को यहाँ पर क्या कर देगा, गर्म कर देगा, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो भी इम्पैक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो कैसे अब नॉर्मेलिटीज़ हमें देखने मिल रही हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा प्री मानसून रेन हो रही है, नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करें तो अननेसेसरी बारिश हमें देखने मिल रही है। अलॉन्ग विद दैट हीट वेव्स चल रही हैं केरला और उड़ीसा में, आप सभी लोग ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहे होंगे अभी। वहीं एक साइक्लोजेनेसिस कंडीशन क्रिएट हो रही है अरेबियन सी में। सिमिलर वेदर पैटर्न हमें ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया जैसे क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। तो जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर एनोमली का इज़ नॉट अलोन बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, मगर आप देखेंगे लैंड और ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कंडीशन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, अलॉन्ग विद दैट ओशन करेंट्स का मूवमेंट क्या है, वो भी डिटरमाइन करेंगे कि आपका वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशन किसी भी क्षेत्र की क्या होगी। सो वी कैन क्लियरली से कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट अलोन रिस्पॉन्सिबल। So not even does it mean that each month or each year will be warmer than the previous month or the previous year. It is highly possible कि इस साल मार्च गर्म है, अगले साल मार्च ठंडी हो। So depends on the natural phenomena also, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे लैंड ओशनिक एटमॉस्फेयर हो गया, प्रोसेस हो गई, डिफरेंट डायनेमिक्स हो गई, ये सारी चीज़ें ऐसे डिसाइड करती हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग अबाउट दिस एंटायर आर्टिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पे बात की जा रही है जीनोम सीक्वेंसिंग की और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। पहली बात समझ लेते हैं ह्यूमन जीनोम होता क्या है। देखिए, ह्यूमन जीनोम की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो इट इज़ अ सेट ऑफ डीएनए जो कि रिसाइड करते हैं किसी भी न्यूक्लियस में। प्रत्येक व्यक्ति की बॉडी में जो न्यूक्लियस हैं, उनके अंदर जो सेल्स हैं, उसमें ये रिसाइड करते हैं। हाँ, ये एक तरीके के कैरियर्स होते हैं जो हमारी जितनी भी कॉम्प्लेक्स या जितनी भी हमारी कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस हैं उसको पहुंचाने का जो काम है वो इनका है। जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके डेवलप्ड और उनके फंक्शन करने का काम भी इन्हीं का हमें देखने मिलता है। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो हमें पता है ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि 4 बेसिस से मिलकर तैयार होते हैं, राइट। तो इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, डीएनए के एक स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे देख लेते हैं इसको पढ़ते हुए भी। ठीक है, ये हमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 4 बेसिस हमें दिखाई दे जाते हैं, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन। ठीक है, आपको जैसे पता है। तो लेट मी ऑल्सो राइट
जो इनके शॉर्ट फॉर्म है, एडेनिन की ए, थाइमिन का टी, ग्वानिन का जी एंड साइटोसिन का जी। तो इस तरीके के 4 नाइट्रोजन बेसेस हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं। तो फॉस्फेट, नाइट्रोजन और डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक कंप्लीट कंपोनेंट शुगर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि डीएनए 3 टाइप का होता है, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ए की अगर हम बात करते हैं तो राइट हैंडेड डबल हेमलिक्स सिमिलर टू द बी डीएनए फॉर्म, ठीक है। वही हम बी डीएनए की बात करते हैं तो दिस इज द मोस्ट कॉमन डीएनए कॉन्फर्मेशन एंड द राइट हैंडेड हेलिक्स। जेड डीएनए की बात करते हैं तो इट इज़ द लेफ्ट हैंडेड डीएनए। ओके, वहीं आप डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज़ याद रखेंगे कि डीएनए को पहली बार रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई किया गया था जो स्विस बायोलॉजिस्ट थे, जॉनस फ्रेडरिक मिशियर 1869 में, ड्यूरिंग व्हेन ही वाज डूइंग द रिसर्च फॉर द ब्लड सेल्स। ओके, चलिए वापस आर्टिकल पे आ जाते हैं। अगर हम डीएनए की यहाँ पर बात करते हैं तो जो सीक्वेंस है बेस पेयर का वो सारे ह्यूमंस में आइडेंटिकल होता है और यहीं पर आप जो जीनोम देखोगे डिफरेंस उनमें देखने मिल जाएगा प्रत्येक ह्यूमन बीइंग में कि वो यूनिक होता है। तो द प्रोसेस ऑफ डिसाइफरिंग दिस ऑर्डर ऑफ द बेस पेयर टू डिकोड द जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स ऑफ अ ह्यूमन, इट इज कॉल्ड द जीनोम सीक्वेंसिंग। ओके, कि किसी भी व्यक्ति में जो ये जो जीनोम्स की जब आप बात कर रहे हो तो इनकी सीक्वेंसिंग क्या है, इसी को डिफाइन करने के लिए हम इसे बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो 1990s में, इसको यहीं देख लीजिए, 1990s में साइंटिस्ट का एक ग्रुप है जिन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया ये डिटरमाइन करने के लिए जो पूरा सीक्वेंस है ह्यूमन जीनोम का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर शुरू किया गया। इसने रिलीज़ की अपना एक लेटेस्ट वर्जन ऑफ द कंप्लीट ह्यूमन जीनोम इन 2023 विद द 0.3% एरर मार्जिन। दैट मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड कि इससे ये पता चल रहा है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो आज की डेट में इवॉल्व हो चुकी है, उसकी स्टेजेस यहाँ पर बढ़ चुकी हैं, उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने मिल रही थी, जो उसमें एरर्स हमें देखने मिल रहे थे वो ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे एक नया ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग ने पॉसिबल कर दिया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, जो कि फैसिलिटेट करेगा इंडिविजुअल जीनोम को आइडेंटिफाई करने के लिए। किसी एक व्यक्ति को क्या क्या प्रॉब्लम है उसके लिए एक मॉडिफाइड टैबलेट किस तरीके की होनी चाहिए ये हमें यहाँ पे पता चलता है। अब देखिए ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग की अगर हम बात करें तो इसका बेनिफिट क्या है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है जो रेयर डिसऑर्डर्स हैं या जो प्री कंडीशंस डिसऑर्डर होते हैं जो जेनेटिकली एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे आइडेंटिफाई उनको किया जा सकता है। और ऐसी जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू क्या किया जा सकता है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो डिसीजेज होती हैं, जो पर्टिकुलर ऑर्गन कैरी करता है, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लगभग 10,000 से ज़्यादा डिसीजेस, चाहे आप सिस्ट फाइब्रॉइड्स की बात कर लीजिए, थैलेसीमिया की बात कर लीजिए, ठीक है, जो कि आपको पता है थैलेसीमिया जो कि सिंगल जीन मैल फंक्शन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एल्बिनिज्म की बात कर लीजिए, ये कहीं ना कहीं इनको आइडेंटिफाई करने में और इनके बेटर रिस्पॉन्स के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन बनाने में, वैक्सीन बनाने में ये हमारी मदद करेगा। जैसे आप देख सकते हैं अगर हम बात करें इबोला की या फिर सार्स कोविड-2 की, इनके बेटर रिस्पॉन्स के लिए भी हमें ये चीज़ देखने मिलेगी। सो इंडिया ने भी यहाँ पर क्या किया था, इंडियन सार्स कोविड-2 जीनोम कंसोर्टियम यहाँ पर इंडिया ने भी लॉन्च किया हुआ है, ताकि जो कोविड है उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से इस तरीके की मेडिसिन को डेवलप किया जा सके। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में के लिए ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, तो देखिए आज की डेट में लगभग 1.4 बिलियन पॉपुलेशन कंसिस्ट करती है और लगभग आप देखेंगे इंडियन पॉपुलेशन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट्स में रहती है और अलग अलग तरीके की वेराइटीज़ ऑफ डिसीजेज दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन,
और इसी की वजह से अलग अलग टाइप के ग्रुप हमें दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़ा डाइवर्स पॉपुलेशन इंडिया के पास है, बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी, इतना बड़ा एथनिक ग्रुप होने के बाद भी, इंडिया कहीं ना कहीं एक जेनेटिक वेरिएशन को लैक करता है। एक कॉम्प्रिहेंशन कैटलॉग हमारे पास नहीं है, एक पूरा डेटाबेस हमारे पास नहीं है। सो व्हाट इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट इज़ डूइंग कि एक सबसे पहला इनका प्राइमरी उद्देश्य है कि हमें डेटाबेस तैयार करना है। क्यों? आपके पास मल्टीपल एथनिसिटी के लोग हैं, है ना, किसी एक एथनिसिटी के लोग नहीं रह रहे हैं। दैट मीन्स जो डीएनए का जो सीक्वेंसिंग है, जो आपको डीएनए के स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे वो आपको अलग अलग मिल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ मिलेंगी, मल्टीपल डिसीजेज, और इट कुड बी लाइक अ वास्ट थिंग दैट इंडिया कुड अवेल। तो सबसे पहले इंडिया का काम क्या है? यहाँ पे डेटाबेस को प्रिपेयर करना, रिसर्चर्स को अलाउ करना कि वो जेनेटिक वेरिएंट्स को यहाँ पर समझें, जो कस्टमाइज ड्रग हैं उनको बनाने की कोशिश करें, उनके ट्रायल करने की कोशिश करें। तो इसी के लिए इंडिया ने लगभग 20 इंस्टीट्यूशंस जैसे IISCs, IITs, इनको यहाँ पर एक साथ कोलैब करवाया है सो दैट इंडिया अपने इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर सके। ओके, अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग से आपको जो मैंने बताया एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियां हैं, उनका आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनके लिए मॉडिफाइड मेडिसिन यहाँ पे बनाई जा सकती हैं, कस्टमाइज मेडिसिन बनाई जा सकती हैं जो उसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे दूसरी मेडिसिन से ज़्यादा जल्दी असर करेगा। जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जैसे थैलेसीमिया की हमने बात करी, कैंसर की बात करी, फाइब्रॉइड्स की बात करी, सिस्ट की बात करी, डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स की हम बात करेंगे, उनको भी ये अटैक करके उनको जल्दी से जल्द ख़त्म करने के लिए भी मदद कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये सारे के सारे आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.